चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है। हमारे साथ चंडीगढ़ लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन इस समय मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें स्थानीय मुद्दों के अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनका भी बहुत महत्व होता है। तो चंडीगढ़ के कौन से मुद्दे हैं और राष्ट्रीय कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस समय देश के अंदर ये है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जैसे पिछले 10 वर्षों में काम करके दिखाया है, एक आम जन को एक ऐसी जिंदगी मिली कि उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हुई। अब उसके बाद जो है, अब विकसित भारत की इस यात्रा में जब आपका देश एक टेक ऑफ स्टेज के ऊपर है, तो टेक ऑफ स्टेज के ऊपर कोई पायलट नहीं बदला जाता। तो जो जहाज जिसने चलाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि वही नरेंद्र मोदी जी देश का आज टेक ऑफ स्टेज के ऊपर लेकर जाएंगे और देश हमारा और ऊंची उड़ान भरेगा। तो क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के फैसले यहाँ पर चलते हैं, बजट केंद्र से आता है, जो योजनाएं होती हैं वो केंद्र द्वारा डिसाइड की जाती हैं, वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि चंडीगढ़ में ये सब बदलाव की जरूरत है? पहले मुद्दे रह गए थे, उन्हें पूरा करना पहले जरूरी है। देखो, मुझे लगता है कि कुछ जो मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में जल्दी डिसीजन करने वाला है। एक तो प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफरेबिलिटी है, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिसकी वजह से थोड़ा उस पर रुकावट हुई है। आम जन को उसमें काफी तकलीफ है, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करेंगे। दूसरा उसके साथ है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के छोटी छोटी चीजों की कोई वायलेशंस और उसके साथ जुड़े हुए जो उनको नोटिस आते हैं, उससे काफी आम जन को तकलीफ होती है। उसमें वन टाइम सेटलमेंट के तौर पे जो मेंबर पार्लियामेंट की कमेटी बनाकर उसको जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। तीसरा है कि सोसाइटीज के मुद्दे हैं, उनकी ट्रांसफरेबिलिटी का मुद्दा है। कोई किसी ने बालकनी बना ली, उसको नोटिसेज आ रहे हैं, उसके भी ऊपर एक वन टाइम सेटलमेंट और उनकी जो ट्रांसफरेबिलिटी को रैशनलाइज करना, एक ये मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ एक गांव का मुद्दा है, जहां पे गांव में रेड लाइन के बाहर जो घर बने हुए हैं वो घर जो हैं वो बस सकें, वहां पर उनको बेसिक सुविधाएं बिजली पानी की वो मिल सके, और जो लाल डोरे की जो लाल लकीर है उसको एक्सटेंड करने का मुद्दा है। जो हमारे ईडब्ल्यूएस घर हैं, वो ईडब्ल्यूएस घरों में हमने एक सर्वे करवाया पीछे, जिसके अंदर आया कि घरों ने कहीं पे जहां ए को मिला, अब जिसमें कोई बी रह रहा है, सी रह रहा है, और उसके ऊपर एक आम राय ऐसी बनी कि हम इसको जो जल्द से जल्द मालिकाना हक उनके नाम पे ट्रांसफर किया जाए, ताकि वो ट्रांसफरेबिलिटी में जो व्यक्ति रह रहा है उसी के नाम पे वो शो हो सके। तो वो उसको मालिकाना हक दिलाना, ये भी हमारी एक प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही साथ शहर के कुछ ऐसी चीजें हैं, कहीं टीचर्स के है, कहीं पे हमारे जो ऐसा स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, चाहे वो टीचर्स में है, चाहे कहीं एस्टेट ऑफिस में है, कोई ठेकेदारों के थ्रू जो रखे हुए हैं, उनकी डिमांड है कि वो डायरेक्टली डीसी रेट के अंदर रखे जाएं। सो इस तरीके से मुझे लगता है कि शहर के अंदर ये मुद्दे जो है जल्द से जल्द इनको रिजॉल्व किया जाएगा, और एक हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द मेट्रो, जिसके बारे में एक बेसिक प्लान बन चुका है, उसको जल्द से जल्द यहां पर शुरुआत करने की तरफ आगे बढ़े जी। लेकिन जब चुनाव की अगर बात करें तो गठबंधन का जो उम्मीदवार है आपके सामने, तो क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार है लेकिन आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर रही है और वहां के जो लोग हैं वो भी उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो यानी दो पार्टियां भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो क्या दोनों पार्टियां इकट्ठी होने से भाजपा के ऊपर असर पड़ेगा? आपके चुनाव प्रचार पर इसका कितना असर पड़ेगा, कितना मुकाबला आप मानते हैं? देखिए, राजनीति में ना 2+2 4 नहीं होता। ये मैथमेटिक्स पे नहीं चलती, ये केमिस्ट्री पे चलती है, और वो दोनों पार्टियों की आपस की केमिस्ट्री मिलती नहीं है। दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के विरोधाभास की पार्टियां हैं। जो आम आदमी पार्टी बनी तो उसका बेसिक जो फर्स्ट पॉइंट था कि कांग्रेस भ्रष्ट जो है पार्टी है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हम इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, इनके साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बनाएंगे। उसके बाद आम
व्यक्ति को लगा कि जो जो आपने कहा था आप सब कुछ आपने झूठ बोला। हाँ, एक विचारधारा दोनों पार्टियों की मिलती है, भ्रष्टाचार करने की विचारधारा। आधे लोग एक पार्टी के जेल में हैं और आधे लोग दूसरी पार्टी के बेल पे बाहर हैं, तो ऐसी विचारधारा उनकी मिलती है। अदरवाइज हर व्यक्ति को शहर के अंदर पता है कि ये दोनों का जुड़ाव क्यों हुआ है। और पंजाब के अंदर जो यहाँ पे मोहाली है, मोहाली और चंडीगढ़ कम से कम हमारी 10 किलोमीटर की रेंज जो है एक दूसरे के साथ मिलती है। आज वहां पे जो इस बॉर्डर के इस तरफ वो एक दूसरे को गाली देते हैं और इस तरफ भाई भाई बोलते हैं। तो व्यक्ति जो उधर जाता है वो पूछता है कि भाई साहब इधर अलग क्या है और इधर अलग क्या है। जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आनंदपुर साहब में चुनाव लड़ रहा है वो गालियां दे रहा है, मनीष तिवाड़ी यहां से भाग गया क्योंकि मनीष तिवाड़ी ने यहां पे कोई काम नहीं किया था, उसको बुला के पूछो, यहां पर पेश होए, वो यहां पर करे। और मनीष तिवाड़ी जी जो कांग्रेस का व्यक्ति वहां चुनाव लड़ रहा है उसकी सहायता के लिए क्यों नहीं जाते? वो वहां पर उसकी सहायता के लिए एक प्रोग्राम करने जाएं, वो पता लग जाएगा वहां पे कि जनता उनके बारे में आनंदपुर साहब में क्या बोलती है। ऐसा नहीं तो चलो लुधियाना ही जाके देख लें वहां की जनता क्या बोलती है। वो तो अपने घर से उस जगह के लिए निकल नहीं पा रहे हैं। तो वही चंडीगढ़ में स्थानीय वाला एक मुद्दा था कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, तो स्थानीय के नाम पर जो है भाजपा ने आपको टिकट दिया, लेकिन क्या कांग्रेस जो है इस बार भारी उम्मीदवार ले आई चंडीगढ़ में? देखो, एक यहां पर एक डिमांड बनी वोकल फॉर लोकल की। जब वो डिमांड ऐसी बनी तो लोगों को लगा कि हमारे पास ऐसा एक सांसद हो जिसको जाके जब चाहे हम मिल सकें, पकड़ सकें, हमारी बात वो करता हो। लोगों ने देखा पिछले 20 वर्षों में वो जब भी मेरे पास आए उनके इशू का कुछ रेजोल्यूशन हुआ, वो मिले मेरे से, मैं उनके साथ लग के चला, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से जो जो चीजें सॉल्व करानी थी उसको कराने का भी काम किया। तो आज वो लोगों का एक कॉम्फर्ट बना मेरे के साथ कि संजय टंडन अपना आदमी है, हमारा संजय टंडन, एक कैंपेन का नाम ही पड़ गया हमारा संजय टंडन। जब वो ऐसा हुआ तो लोगों को लगा कि भाई हाँ, इस व्यक्ति के साथ हम चल सकते हैं। सो शहर के अंदर एक ऐसी मुहिम बन गई कि मुझे तो ऐसा लगा कि बस शहर के लोगों ने मुझे ऐसे बाहों में भर लिया है, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ रहा। लोग अपने आप एक ऐसा बहाव बना कि हर क्षेत्र के अंदर जहां मैं मिलने भी जाता हूं कल एक मैं गाड़ी में था तो एक लाल बत्ती पे गाड़ी रुकी तो उन्होंने मेरे को ऐसे इशारा किया, मैंने शीशा नीचे किया तो वो मेरे को व्यक्ति कहता है टंडन साहब आप आराम क्यों नहीं करते, आप इतना भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा भाई चुनाव है, भागदौड़ तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा भाई साहब आप तो जीते हुए हैं, आप तो बिल्कुल आराम करिए, शहर की जनता आपको जिता रही है। दूसरी तरफ जो दूसरे भाई साहब हैं उनसे ना अपना घर संभल रहा है, ना उनसे अपनी कैंपेन संभल रही है। और कल तो ऐसा हुआ कि उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हाथ में संविधान पकड़ के। और आपने शायद नोटिस किया हो किस तरीके से लोगों को भाड़े पे पकड़ के अपने अपने कार्यक्रम पे लेके गए। मेरे को ऐसी लोगों द्वारा मिली। और आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लेकर उसको फॉलो नहीं करना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के इतने बड़े बड़े दावे करते हो। आपने नहीं देखा कि इंदिरा गांधी ने 2 साल तक चुनाव नहीं किया। आज आप कहते हो कि जी अच्छा ये तो जो है ना ये चुनाव रोक देंगे अगर इनको 400 सीटें मिल गई। इंदिरा गांधी ने 19 महीने लाखों लोगों को जेल में डाल दिया। पहले आप उसकी माफी तो मांगो, पहले आप ये तो बताओ कि उन्होंने क्यों किया। उसके लिए आपके पास कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए हम आए हैं, जैसे सीधा आसमान से ये भाई साहब ही उतरे हैं। दूसरा बोलते हैं कि जी हम लोग जो जिस वक्त 1984 में दंगे हुए, हर व्यक्ति जानता है, पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी के संरक्षण के अंदर पंजाबी और सिख भाइयों के साथ क्या व्यवहार हुआ। क्या उसकी इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? उनको सजा देनी तो दूर, उन लोगों को पदवियां देते रहे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उनको सजा मिली। कौन व्यक्ति इनके लिए वोट डालेगा जी? आज वहां पर अगर करतारपुर साहब का कॉरिडोर चालू हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के होते हुआ। जब वहां पे जो तालिबान की सरकार आई, वहां पर जो गुरुद्वारा साहब का वहां पर
जो गुरु साहब का जो संरक्षण करना था, वहां स्पेशल टीम भेजकर वहां से उनको बाइज्जत वहां से लाकर अपने देश के अंदर जो रखना, वो सारा काम मोदी जी ने किया। वीर बाल दिवस जो 26 दिसंबर का, उसकी घोषणा मोदी जी ने करी। और आज सारी दुनिया जो है वो गुरु साहब के साहबजादों की शहादत को प्रणाम करती है, क्योंकि उस दिन को ऐसे सेलिब्रेट किया गया पूरे देश ने, दुनिया के अंदर। और वो उसके बारे में जानकारी जब लोगों को मिली, लोगों का कितना, मैं कहता हूं कितने लोगों को मालूम ही नहीं था, और वो जानकारी मिली। जब वहां पे जो लंगर जो चलता था, तो लंगर के ऊपर जो टैक्स लगता था, टैक्स की एग्जम्पशन हुई, तो वो भी मोदी जी की सरकार ने करी। मैं कहता हूं किसी भी ऐसे कार्य के लिए मोदी जी कभी पीछे नहीं हटे। और हमारा तो जो बचपन है वो तो गुरु की नगरी में बीता हुआ है। हम लोग तो वहां से ऐसा शिक्षा लेकर आए हुए हैं। मेरे को तो हमारे घरों के अंदर आमतौर के ऊपर पाठ होता था। तो ये व्यक्ति जो इसका जिस ढंग से ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इन्होंने किसी भी जगह पर संविधान को जो है उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। दूसरा, जब रिजर्वेशन की बारी आई, संविधान कहता है रिजर्वेशन सिर्फ SC, ST और OBC की हो सकती। इन्होंने उसमें से उनकी रिजर्वेशन को काट के उसमें धर्म के आधार पर वो रिजर्वेशन कर दी। तब क्या संविधान इन्होंने बचाया? ये जवाब नहीं देते, इनके पास जवाब नहीं है इन चीजों का। लेकिन जैसे महिलाओं की बात चली, तो महिला अपराध को लेकर भाजपा पर कांग्रेस लगातार आरोप लगाते हैं। हाल ही में जैसा हुआ, जैसे कि चाहे वो कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा की बात हो, चंडीगढ़ कांग्रेस नेता दीपा दुबे की बात हो, या आम आदमी पार्टी की अब स्वाति मालीवाल का जो मामला आया है, इस तरह के मामले आए हैं, तो क्या लगता है कि जो महिला अपराध को लेकर भाजपा पर जो आरोप लगाए गए थे, तो वो क्या बेबुनियाद एकदम हो जाते हैं? देखिए, इन्होंने महिला सम्मान के प्रति इन्होंने कुछ नहीं किया, महिलाओं के संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। आज तो चंडीगढ़ के अंदर यहां तक लांछन लगी कि कांग्रेस के जो लोग वहां दफ्तर में बैठते हैं, तो वो महिला जो है उसने कहा कि मुझे कांग्रेस के दफ्तर में जाते हुए डर लगता है। ये किस महिला सम्मान की बात करते हैं? ये किस महिला के संरक्षण की बात करते हैं? और दूसरी तरफ आप देखिए, महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने गैस का प्रबंध किया सारे घरों में, महिलाओं के लिए उन्होंने जो टॉयलेट का प्रबंध किया, महिलाओं के लिए उन्होंने 33% रिजर्वेशन का प्रबंध किया, गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने 26 हफ्तों की लीव जो है उसको किया, जो लखपति दीदी बनाने का जो कार्य है, जो 1 करोड़ बन चुकी हैं, अभी इस बार 4 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। मैं कहता हूं कौन से कार्य के लिए वो हमारी सरकार ने काम नहीं किया जो बहनों के संरक्षण के लिए? इन्होंने आज तक सिर्फ खोखले वायदे किए हैं, किया कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं किया। आज जब मुंह की खानी पड़ रही है, आज ये बड़ी बड़ी वायदे कर रहे हैं उसके अंदर कि हम इतना जो है वो आपको इतना पैसा देंगे, 1 लाख रुपया देंगे। आज वो फार्म भरते हुए इनके लोग पकड़े गए। जब पकड़े गए तो आज संविधान की धज्जियां उड़ा दी आपने। हिमाचल के अंदर 1500 रुपए पर मंथ का प्रॉमिस किया था, 1.5 साल हो गया है, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। झूठे वायदे करना ये कांग्रेस का पुराना तरीका रहा है। आज जनता जान चुकी है कि ये अक चुकी है कि ये झूठ बोलते हैं, और इस चुनाव के अंदर इनको ऐसी मार पड़ेगी कि ये जीवन भर याद करेंगे। जी, शुक्रिया सर। तो ये थे चंडीगढ़ लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा कि जो चंडीगढ़ या देश के लोग हैं कांग्रेस के झूठे वादों से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस ने पहले बहुत वादे किए, जिस राज्य में सरकार आई वहां पर वादों को पूरा नहीं किया, और इस बार न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि देश में भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।